हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म मान के चलो कि आना ही आना है। टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान से लेकर के बहुत मुश्किल सवाल तक बनते हैं इससे। मगर हमारे CUT में या फिर नीट एग्जामिनेशन में मॉडरेट क्वेश्चन ही इस टॉपिक पे आएंगे। और नाम से ही समझ गए होगे, जो लिखा है उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ गॉसेस थ्योरम की। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों द गॉसेस थ्योरम। मगर गॉसेस थ्योरम की पूरी कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित है, तो हम लोग पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, देन गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम, अब थ्योरम तो खैर बहुत ही शानदार थ्योरम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब चाहे वो तुम उसके एप्लीकेशन की बात कर लो, चाहे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बेसिस पर बात कर लो, बिना इसके बारे में सोचे, बिना इसके बारे में पढ़े, बिना इसके बारे में हम लोग पूरा स्टडी किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द गॉसेस थ्योरम, बट उसके पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉसेस थ्योरम का, जो कि पूरा कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने पर ही डिपेंड है। तो इसकी बात करके हम लोग गॉसेस थ्योरम पर बढ़ सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ को हम जब शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत उत्साह होता है ना, एंथुजियाज्म होता है, करेंगे, ये है वो है, प्लान्स ढेर सारे बन जाते हैं। लेकिन 90% लोग उस प्लान को, उस कह सकते हो कि एंथुजियाज्म को, उस एक्साइटमेंट को, उस उत्साह को बहुत देर तक बना के रख नहीं पाते हैं। उनका इंटरेस्ट धीमे धीमे फिर ख़त्म होता रहता है। मगर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस एंथुजियाज्म को, उस एक्साइटमेंट को शुरू से अंत तक बना के रखते हैं। तो ये अगर हम काम कर रहे हैं कि शुरुआत तो बहुत मन से किया, बट फिर बीच में फिर वही पुरानी बात शुरू हो गई कि लापरवाही करना और टाइम नहीं देना और फिर टाइम कहीं स्पेंड करना, तो फिर ये तुमको कहीं लेकर के नहीं जाएगा। बातों को समझो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम सोचें, जो हम प्लान करें, उस पर हम लोग कंसिस्टेंटली काम भी करें। प्लान बना करके उस पर फिर पीछे हटने पे फिर जो होगा वो रिदम ब्रेक होगा। तो अगर ऐसी चीज़ है उसको संभालो, क्योंकि अगले जो 1.5-2 महीने हैं, चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो, चाहे तुम CUT एस्पिरेंट हो, अगले 1.5-2 महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन 1.5-2 महीनों में तो तुमको ऐसा सोचना भी नहीं है कि यार हम इसके अलावा कुछ और करें, कुछ और सोचें। और तुमको मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि इस वक्त चाहे तुम नीट एस्पिरेंट हो, चाहे तुम CUT एस्पिरेंट हो, इस वक्त तुम्हारे हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे स्मार्ट वर्क की है। हार्ड वर्क का समय ठीक है, हो गया, वॉट एवर, जो भी किया नहीं किया, लेट इट बी। अब तो टाइम स्मार्ट वर्क का है। 1.5-2 महीने तुम हार्ड वर्क ठीक है, पूरा साल भर होते हैं, अब स्मार्ट तरीके से काम करो। जो समय है उसको स्मार्टली यूज़ करो। कैसे करो बता रहा हूँ, प्लान्स बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बताया था कि अगर तुम क्लास 12th तुरंत पास आउट करके आए हो तो तुम्हारा क्या प्लान्स होना चाहिए, तुमको कैसे अपने प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे तुमको इस कंफर्ट जोन में नहीं आना। एक्चुअली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, पहले थोड़ा आराम वाराम कर लेते हैं, फिर प्रिपरेशन किया जाएगा। तो ये कंफर्ट जोन से बचो, ये घातक हो सकता है। और जो बच्चे ईयर ड्रॉप ले चुके हैं, लास्ट ईयर 12th पास किया है, साल भर से लगे हुए हैं, CUT में प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का उनका मन है, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने की उनकी इच्छा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 साल बर्बाद हो रहा है, इसका जवाब लोग तुमसे मांगेंगे। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे सगे संबंधी लोग पूछेंगे ये 1 साल क्या करा। लेकिन अगर ये 1 साल का यूज़ करते तुम कहीं पर पहुंच गए तो बिलीव करो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुमने वो साल क्या करा। फिर तुम देखेंगे तुम BHU में हो, तुम DU में हो, तुम कहाँ पर पे हो, क्या बात है, तुम एम्स में हो, तुम कहाँ पर हो, तुम BHU में हो, तुम MBBS कर रहे हो, तुम
कुछ नहीं, सब चीज़ भूल जाएंगे कि तुमने 1 साल क्या करा है। और अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो मेरी बात को याद रखना, वो 1 साल तुमको इतना चुभेगा, शायद तुम्हारे वजह से नहीं, आसपास के लोग तुमको उसको इतना फील कराएंगे कि तुमको रिग्रेट होगा कि यार मैंने साल बर्बाद क्यों करा। यह है, ऐसा होता है, हम लोग इसके यूज टू हो चुके हैं। हालांकि ये चीज़ है बहुत गलत, मगर हम लोग यूज टू हो चुके हैं। तो जो बच्चे 12th पास किए हैं उनके भी संदेश है मेरा कि ईमानदारी से 2 महीने पूरा लग जाओ, और जो 12th पास कर चुके हैं या ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, वरना फिर जवाब देते देते थक जाओगे कि क्या करा साल भर। इसलिए वो कंडीशन, वो सिचुएशन आने ही न दो, किसी को बोलने का मौका ही न दो, ऐसा काम करो। तो थोड़ा सा अपने लाइफ की जिम्मेदारी को समझो और फालतू बातों से दिमाग हटा करके कंसंट्रेट करो प्रिपरेशन पे। एटलीस्ट कुछ घंटे तो बिल्कुल ही मत सोचो पढ़ाई के अलावा। चलो, इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी बात करेंगे, फिर कोशिश थ्योरम पे हम लोग आएंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई प्लेन सरफेस या एरिया है, ठीक है, एक सरफेस है, एक कोई प्लेन है जो ऐसे मैंने बना दिया, ठीक। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन को परपेंडिकुलरली क्रॉस करके ऐसे जा रही है। कुछ इस तरीके से फिगर देखो कि अपने को बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, फाइन। चलो, और कुछ क्रॉस नहीं भी कर रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो ब्लू कलर से दिखाए मैंने, और ये तुम्हारा जो ब्लैक वाला है, एक तुम्हारा कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, और इस प्लेन और सरफेस को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करके जा रही है परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी प्लेन या सरफेस को उसके सरफेस के परपेंडिकुलरली, उसके सरफेस के नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जाती है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी प्लेन या सरफेस को जितनी ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ प्लेन और सरफेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी प्लेन या सरफेस को उसके सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है, एकदम पेंट्रेट करती है, एकदम आर पार होकर के जाती है, जैसा कि फिगर में देख रहा हो, ये वाली ये और ये फिगर में दिखाई दे रहा है कि प्लेन को एकदम क्रॉस करके जा रही है, एकदम आर पार भेद करके जा रही है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उन लाइंस का कोई काम नहीं होता है जो इलेक्ट्रिक उस प्लेन या सरफेस को क्रॉस नहीं करती है। जैसे ये लाइंस देख रहे हो, ये देख रहे हो, इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्रॉस करना है, एकदम आर पार हो करके जाना है। जैसे प्लेन है ये, तो एकदम इसको क्रॉस करते हुए यूँ ऐसे गुजरना है, तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उन इलेक्ट्रिक लाइंस की काउंटिंग होगी। और प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस करके जो भी फील्ड लाइंस जाएगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तुम्हारा डेफिनेशन होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक मेजरमेंट है इस बात का कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन या सरफेस को कितना कवर करके उससे पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में उस प्लेन या सरफेस को हमने एक्सपोज किया हुआ है। कुछ इस तरीके से मेजरमेंट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी प्लेन के साथ कितना एक्सपोजर है, कितना उसको वो कवर करके, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कितना अमाउंट किसी एरिया से होकर गुजर रहा है, वही चीज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इस बात का मेजरमेंट होता है कि किसी प्लेन या सरफेस को
तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एक्सपोज किया हुआ है, कितना वो एक्सपोज्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही उसका मेजरमेंट है। एंड हाउ वी डिफाइन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग अ प्लेनर सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये तो एक सिंपल सा प्रॉपर फिजिकल डेफिनेशन हो गया कि भाई लाइंस क्रॉस करेगी प्लेन के परपेंडिकुलर तो उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट कर लेंगे, जो नहीं करेगा उसको नमस्कार कर देंगे, जाओ तुम्हारे से मतलब नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन चीज़ें इतनी बात ख़त्म नहीं है, कुछ और बातें भी इसमें हैं। जैसे मान लो मैंने एक प्लेन या सरफेस लिया, ठीक है, मैंने एक प्लेन या सरफेस यू ऐसे लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है, 3D फिगर है, ये समझना। किसी प्लेन या सरफेस का जो एरिया होगा, हमें इस गॉसेस थ्योरम में जो किसी प्लेन या सरफेस का मान लो एक रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। किसी भी प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा, हमें गॉसेस थ्योरम में इसको एरिया वेक्टर के तौर पे ट्रीट करना है, मतलब एरिया को वेक्टर क्वांटिटी लेकर के चलना है, जिसको हम कहकर पुकारेंगे एरिया वेक्टर। बात को सुनना, एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप उसको वेक्टर बोलेंगे तो डायरेक्शन में तो होगा। तो किसी भी प्लेन या सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन उसके प्लेन के नॉर्मल हमें लेना है, प्लेन के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से, ये दिस इज, ठीक। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये इस प्लेन का, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये इसका एरिया वेक्टर कहलाता है, दिस इज एरिया वेक्टर। तो किसी भी प्लेन या सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं किसी गिवन सिचुएशन में। कैसे चूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब बट तुम कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर से, ये मेरा हाथ है, ये भी एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर। ये बोर्ड तुम्हारे सामने है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। डायरेक्शन क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है, मगर प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। बात को समझना, क्योंकि ये एरिया वेक्टर का एक पूरा कहानी है। पूरे गॉसेस थ्योरम में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एरिया वेक्टर ही तुमको परेशान करने वाले हैं। तो किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। मगर हर जगह ऐसी चीज़ नहीं आती है। गॉसेस थ्योरम में तुम्हारी मुलाकात एक चीज़ से अक्सर होगी, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस को हम कहते हैं क्लोज सरफेस, जो चारों तरफ से क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। स्फेरिकल सरफेस हो गया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब क्लोज्ड सरफेस में इनकी काउंटिंग होती है। ये क्लोज सरफेस नहीं है, मगर ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। फिगर में सर्कल दिखा रहा होगा, मगर ये है एक तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस। तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और गॉसेस थ्योरम में क्लोज सरफेस की बात होती है। इतनी बात तो क्लास 12th में सबने पढ़ी भी होगी। तो जब हमारे पास क्लोज सरफेस आता है, ओपन सरफेस तो ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अगर क्लोज सरफेस है तो इसमें हम हर जगह, देखो ये हर जगह कर्वेचर का अलग अलग है, तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बिलीव करो हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूँ, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कुछ ऐसे कंसीडर करूँ, लाइक दैट, वो छोटा सा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ हमेशा बाहर की तरफ होगा। क्लोज सरफेस में कभी भी एरिया वेक्टर अंदर नहीं बनाना है, हमेशा बाहर बनाना है। इसको कहते हैं
आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एरिया वेक्टर। ds मतलब बहुत छोटा सा एरिया है और ds का डायरेक्शन तुम देख रहे हो। तो जो गॉस थ्योरम में हमें क्लोज सरफेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो कि किस तरह डिफाइन करते हो। अगर मैं यहाँ पे एक और एरिया लूँ छोटा सा, इफ़ आई टेक अनदर स्मॉल एरिया लाइक दैट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, कुछ ऐसे बोल दिया। अगर मैं यहाँ पर कुछ एरिया वेक्टर कंसिडर करूँ, एक छोटा सा पार्ट में लिया ds, तो इसका क्या होगा एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से लाइक दैट। ठीक है, तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि जब दोनों फिगर में डिफरेंस देख लो, बड़े ही काम का डिफरेंस है। बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, फिजिक्स सीखनी है तो छोटी छोटी बातों पे गौर करो। बेसिक्स मजबूत है तो फिर तुमको फिजिक्स में कोई बीट नहीं कर सकता। बेसिक्स नहीं क्लियर है तो फिर मतलब एक समंदर की तरफ खो जाओगे, कहीं अता पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत ज़मीन से जुड़ करके फिजिक्स पढ़नी होती है। तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों हर पॉइंट पर डिफरेंट होता है। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो और किसी पॉइंट पे किधर होगा, तो किसी पॉइंट पे किधर होगा, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। इस वर्ड को याद रखना, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो किसी भी क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ, जिसका मतलब कि हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर विल बी डिफरेंट। ठीक है, मगर अगर ये एक प्लेन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, तो सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, आई थिंक दोनों फिगर को देख लोगे, बहुत आराम से फिगर देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। अभी इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, विधिवत विस्तार से बात करेंगे। गॉसेस थ्योरम की पूरी कहानी इसी पर है, क्लोज सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले और आगे बात करते हैं। तो ये एक हमारा प्लेन सरफेस है जिसका ये एरिया वेक्टर है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लेन सरफेस को किसी डायरेक्शन पे, किसी एंगल पे क्रॉस करके जा रही है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। मान लिया हमने ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल थीटा बन रहा है और ये इसका प्लेन है, बोलना नहीं। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जिसका फॉर्मूला होगा ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता। हाँ, इसका यूनिट ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सरफेस का, प्लेन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करोगे, किसी प्लेन या सरफेस से उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, उसके सरफेस के नॉर्मल जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस करके जाती हैं वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होती हैं। ठीक है, ये एक मेजरमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस कितना एक्सपोज्ड है, कितना उसका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कांटेक्ट में है, कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, वही कैलकुलेट तुम्हें करता है, वही मेज़र करके तुमको बताता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस नहीं करती है उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। किसी प्लेन या सरफेस का एरिया वेक्टर उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है। अगर क्लोज सरफेस है तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, और कहाँ होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल। इस बात को ध्यान रखना,
हर अलग अलग पॉइंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है और आउटवर्ड नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, दैट इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा किसके बीच एंगल माना जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल। जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे इस एंगल पर ध्यान रखना, ये वाला एंगल नहीं चाहिए, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक बात थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जिसको हमको ध्यान रखना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से कर लो। तो शुरू करते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम, जिसके लिए हम लोग ये पूरी कहानी कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी कर लो। तो चलो बच्चों चलते हैं गॉसेस थ्योरम पर, जो कि हमारा मेन पर्पस है, मेन टॉपिक है। बट ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन नहीं आते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी आ सकते हैं, मगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने का मेन पर्पस है ये कि आगे हम गॉसेस थ्योरम में उसको हम लोग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो और गॉसेस थ्योरम में भी कुछ करना नहीं है। गॉसेस थ्योरम में भी हम लोग को एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही निकालना होता है। जहाँ पे फॉर्मूले से दिक्कत हो वहाँ पे गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करना होता है। बट पूरी कहानी समझने के लिए पहले गॉसेस थ्योरम को ध्यान से समझना होगा, ये है क्या, कब कहाँ कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है हमारे पास। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला मौजूद है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का दूसरा थ्योरम पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है भी तो कहाँ ज़रूरत है इसकी, एक एक करके सारी बात समझते हैं। मगर पहले गॉसेस थ्योरम की कहानी सुन लेते हैं क्या होता है। ठीक है, पूरा कहानी की तरह सुनना। सपोज दैट मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, और क्लोज सरफेस नॉट नेसेसरली कि स्फेरिकल सरफेस ही हो, किसी भी शेप और साइज़ का हो सकता है। तो मैंने एक ओवल शेप का, एक अंडे के आकार का, अंडाकार ओवल शेप का एक क्लोज सरफेस बना लिया, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। अब जो क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस है, तुमको मैंने अभी बात समझाई कि बेटा क्लोज सरफेस में हर एक पॉइंट के एरिया वेक्टर का दिशा अलग अलग होता है। यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, अनलाइक प्लेन सरफेस। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। अब मान लो कि कुछ पॉइंट चार्जेस Q1, ये Q2 और ये Q3 ये सरफेस के अंदर है, और कुछ पॉइंट चार्ज जैसे मान लो ये Q1, ये Q2 और ये Q3 ये सरफेस के बाहर है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके सरफेस पे हम लोग पूरे, हमें करना क्या है कि इस पूरे क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से हो करके पास करेगी, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉस करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ढेर सारे चार्ज हैं, तो ऐसे तो फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे सारे चार्जेस की, एरिया कैसे पता करोगे इसकी। तो जो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स जगह पे काम नहीं करेगा। बहुत सिंपल बेसिक अगर सिचुएशन है, देन दिस फॉर्मूला इज ओके, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज ओके। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ढेर सारे चार्जेस हैं, सरफेस बहुत ही ऊटपटांग किस्म का है, क्लोज सरफेस है, तो फिर ये तुमको थोड़ा सा मतलब दिक्कत कर सकते हैं। तो वहीं पर पे बेटा गॉसेस थ्योरम की फिर एंट्री होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो है उसके लिमिटेशंस हैं। यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला एवरीवेयर, किसी भी सरफेस पे अप्लाई कर तो सकते तुम, मगर जो मैथमेटिक्स वहाँ तुमको सॉल्व करनी पड़ेगी वो तुम्हारा हालत ख़राब कर देगी। तो इसलिए इस फॉर्मूले के एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे गॉसेस थ्योरम को हम लोग यूज़ करते हैं। बात को समझो कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ करना है हमको। तो हमने क्या किया, क्लोज सरफेस लिया, कुछ अंदर चार्ज लिया, कुछ बाहर चार्ज लिया, जैसा फिगर में देख रहे हो। इस पूरे क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझको फाइंड करना है। हमने क्या करेंगे, हम पूरे सरफेस का एक साथ नहीं निकालेंगे, एक साथ निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हम करते क्या हैं, इस पूरे सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं, कुछ इस तरीके से। लेट अस कंसीडर दिस एरिया। ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है ये, इसका एरिया कह सकते हो, कहने की वाली बात है।
इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है। इन्फाइनिटेसिमली स्मॉल का मतलब बेहद छोटा सा सरफेस एरिया है। डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड लाइक दैट, ठीक। तो ये बेटा हो गया डीएस इलेक्ट्रिक, ये डायरेक्शन पूरे सरफेस का नहीं, सिर्फ इस छोटे से पार्ट का। ढेर सारे चार्ज भी हैं, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, इन सभी का मिला करके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी। तो सारे चार्जेस का जो अंदर है जो बाहर है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला करके मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती है कुछ इस तरीके से, लाइक दैट, ठीक। आई रिपीट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर और बाहर सारे चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल मान लिया थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वेरी स्मॉल एलिमेंट ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट ds, ये जो एलिमेंट देख रहे हो ना, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालने में इंटरेस्टेड हैं, पूरे की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अब जो कि सरफेस बहुत छोटा सा है, एलिमेंट्री एरिया है, स्मॉल एरिया है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा होगा। तो छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी फाई। और डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा जो पढ़ा है अभी, ई डॉट ए होता है, ए मतलब यहाँ पर क्या होगा, डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, विच विल बिकम ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, जो कितना बन जाएगा बालक, ई डी एस कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ छोटे से सरफेस का है, ये पूरे 20 सरफेस को कवर नहीं कर रहे, अभी हमको पूरे क्लोज सरफेस का निकालना था, अभी तो बहुत छोटे से सरफेस का तुमने निकाला है ई डी एस कॉस थीटा। हमने क्या किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक छोटा सा वैसे ही सरफेस लिया ds और इसका एरिया वेक्टर फिर क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से ds। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास भी होगी, तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा डैश, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई डैश इज ई डैश डॉट डी एस, दैट इज ई डैश डी एस कॉस थीटा डैश। इसका फ्लक्स भी निकाल लिया। फिर ऐसे ही मैंने एक छोटा सा सरफेस एरिया और लिया कहीं पर भी, इसका एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, दैट इज डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी क्रॉस करके जाएगी कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई डबल डैश, एंगल बीच का मान लो बन रहा है थीटा डबल डैश। तो इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मुझको निकालना हो तो कह सकते हो कि सर डी फाई डबल डैश इज ई डबल डैश डॉट डी एस, दैट इज ई डबल डैश डी एस कॉस थीटा डबल डैश, ठीक। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया, इस छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट करते गए और ऐसे बहुत ढेर सारे पार्ट्स मैंने निकाले और पूरे पार्ट्स को हमने अंत में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमें पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना था, तो पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पूरे क्लोज सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया, ब्रेक कर दिया। छोटा सा फ्लक्स यहाँ निकाल लिया, फिर यहाँ निकाल लिया, फिर यहाँ निकाल लिया और पूरे स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट नहीं होंगे, ऐसे इन्फाइनाइट पार्ट्स होंगे इस सरफेस पर, छोटे छोटे इन्फाइनाइट पार्ट्स होंगे और सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग निकाल के ऐड कर देना है, जिसको मैथमेटिक्स में लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कर देना है। तो अगर मुझको निकालना हुआ therefore total electric flux through closed surface, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, जिसके लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ई
डॉट ds। यह छोटा सर्किल लगाते हैं जिसको हम लोग क्लोज सरफेस से कोरिलेट करते हैं कि इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे लगा रहे हैं। तो E डॉट ds जो जहाँ निकाला उसको हम क्लोज सरफेस पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और बिलीव करो यहाँ तक जो तुमको मैंने बताया है उसका गॉस थ्योरम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो बस मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक गॉस थ्योरम का एंट्री नहीं हुआ है, जो किया है वो गॉस थ्योरम नहीं है, और सिंपल मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। छोटे छोटे पार्ट का फ्लक्स निकाला, इंटीग्रेट कर दिया, पूरे का फ्लक्स आ गया। दिस इज नॉट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अब इसके आगे आता है, और गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये प्रोसेस गॉस थ्योरम नहीं है। इसको करने के बाद ये वैल्यू क्या आएगी ये गॉसेस थ्योरम बताता है कि जब तुम क्लोज सरफेस पर क्लोज इंटीग्रेशन करते हो E डॉट ds, तो जो यहाँ वैल्यू आती है टोटल फ्लक्स की, वो वैल्यू कितनी होती है ये गॉस थ्योरम बताता है। और गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस पर जो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है, मार्क माई वर्ड्स, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, सिर्फ अंदर के चार्ज की बात होगी, बाहर के चार्ज से मतलब नहीं है। क्लियर है? तो किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब इसमें जो बाहर के चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, इनको कंसीडर नहीं करने, सिर्फ अंदर के चार्ज को लेने। तो कह सकते हो इसको दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंटू 1/ε0। ठीक है, यही तुम्हारा बेटा गॉसेस थ्योरम है कि किसी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? ये जो हैवी ऑपरेशन है, ये जो हैवी मैथमेटिकल इंटीग्रेशन है, इससे हम बच जाएंगे। अगर अंदर का चार्ज पता होगा तुरंत इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिना उस सरफेस के क्लोज। अच्छी बात, और गॉस थ्योरम में ये क्लोज सरफेस का नेचर वेचर तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्फेरिकल है कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंड्रिकल है, क्या है, बस क्लोज सरफेस है, अंदर का चार्ज पता है, फ्लक्स ले जाओ फ्लक्स आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्लक्स निकालने में, इसको बहुत आसान कर देता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ पर बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है, बड़ा मुश्किल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, ये बड़े काम का चीज़ है, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन, तुम देखोगे कि इसका कितना ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तुम बिलीव करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से ज़्यादा इसका यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में होता है। ये इसका मेन एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये है ही है, मगर मेन यूज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो दिस इज़ योर गॉसेस थ्योरम। एक बात और, इस एक्सप्रेशन में जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, सुना ध्यान से सुनना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ देख रहे हो वो अंदर बाहर दोनों चार्ज का मिला करके है, और यहाँ जो चार्ज देखो सिर्फ अंदर का चार्ज है, इसको भूलना नहीं। एक बात और तुमको बता दूं कि ये जो सरफेस देख रहे हो जहाँ पे हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इस सरफेस को एक नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम होता है बालक द गॉसियन सरफेस। तो जिस सरफेस पे गॉसेस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर गॉसेस थ्योरम। इसको देख लो, अच्छे से कॉपी कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम दोनों को मिला करके। ठीक है, तब बातें और क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो इसको।